असा भारदस्त सुमधुर आणि चैतन्यदायी आवाज सकाळी 5:55 आपण रोज ऐकतो. किंवा आकाशवाणी ब केंद्रावर म्हणजे विविध भारतीवर हॅलो डॉक्टर पासून ते अनेक लाईव्ह मुलाखती आणि विविध कार्यक्रम सादर करणाऱ्या निवेदिकेचा आवाज आपण आपल्या रेडिओ सेटवर ऐकत असतो. आपण त्या प्रसिद्ध निवेदिकेला या कार्यक्रमात निमंत्रित केलं आहे. त्यांचं नाव आहे श्रद्धा भारद्वाज. त्या आज आपल्याला आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवरील निवेदन आणि मुलाखती या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहेत. श्रद्धा भारद्वाज यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मार्गदर्शन करावे. श्रद्धाताई बोला. नमस्कार. मैं सबसे कहूंगी कि सब अपना अपना जो आवाज है वो म्यूट कर लें ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच सके और मैं जो कुछ भी बोलूं वो आप अच्छी तरह समझ सके. जो कुछ भी मेरी छोटी सी बुद्धि से आपके समक्ष आता है और आप समझ सके. जितना मैंने पाया है और जितना मैंने सीखा है उसके अनुसार मैं आप सभी को देने की कोशिश करूंगी. हे कधी कधी मराठीत सुद्धा राहणार, कधी हिंदीत सुद्धा राहणार, पण हिंदी माझी मातृभाषा असल्यामुळे हिंदी में मैं बहुत अच्छी तरह आपको बताना चाहूंगी. सीपेन बेरार महाविद्यालय के स्पर्धा परीक्षा केंद्र तथा भूतपूर्व विद्यार्थी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धा भारद्वाज आप के साथ इस वक्त हूँ. तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. आदरणीय मिलिंद बारहाते सर इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, इस वेबिनार के अध्यक्ष हैं, तो उनकी मैं स्वीकृति चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ूं. तो उनसे मुझे स्वीकृति प्राप्त होती है और अब मैं आपसे थोड़ा बहुत मैंने जो सीखा है इसके बारे में बताना चाहूंगी. हालांकि मैं मंचों का भी संचालन करती रही हूँ और अब भी कर रही हूँ. कई वेबिनार्स भी किए हैं और रेडियो और टीवी की जहाँ तक बात है, रेडियो पर आप अपना आईफोन ऑफ कर लीजिए प्लीज. हाँ, और अभी कोई भी अपना प्लीज उसको म्यूट ही रखे, क्योंकि बोलते समय जब तारतम्य टूटता है तो वही सबसे बड़ी त्रुटि होती है एक मंत्र संचालक की, कि उसकी जो प्रवाह है वो प्रवाह निरंतर प्रवाहित रहना चाहिए, उसके शब्दों का प्रवाह. इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं वो मन में कहीं ना कहीं सूत्र संचालक बनने की एक ख्वाहिश रखते हैं. मन में कहीं ना कहीं आपके ललक है, तो बिना ललक और बिना लगन के आप संचालन करना ये कहीं पर भी सही नहीं होता है. इसलिए मैं आपसे चाहूंगी कि सबसे पहले इसका जो होता है वो होती है कि आपके मन में उसकी ललक और लगन हो. यदि आपके मन में ललक और लगन होगी तो आप म्यूट रखेंगे और आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे. मैं बहुत इस क्षेत्र की माहिर हूँ या मैं बहुत जानती हूँ ऐसी बात नहीं है, परंतु जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं आपके साथ उसको शेयर करने की थोड़ी बहुत कोशिश करूंगी और मैं जानती हूँ कि आपको पसंद आएगा. सूत्र, हमारे हाथ में किसी भी चीज का सूत्र होना, हमारे पास किसी भी चीज का ताबा होना, ये निरंतर बहुत अच्छी बात होती है. हमें लगता भी बहुत अच्छा है कि हम इस चीज के सूत्रधार हैं, हम इस चीज को चला रहे हैं. ईश्वर हमारा सूत्रधार है जो ऊपर से हर चीज चलाता है और हम कठपुतलियों की तरह हर चीज करते जाते हैं. तो उसी तरह हम जब कोई चीज करते हैं, हमारे हाथ में जब किसी चीज के सूत्र होते हैं, चाहे उस देश का कर्णधार हो, चाहे वो किसी मंच का संचालक हो, चाहे किसी एक शिक्षा क्षेत्र का प्रमुख हो, तो उसके हाथ में वो सूत्र होते हैं. सूत्र होने से अर्थ यह होता है कि वो एक सूत्र की एक नियमावली के अनुसार वो आगे चलता जाए और अपना प्रतिसाद, अपना प्रतिदान वो देता जाए. आपके हाथ में जब कोई सूत्र है किसी एक पूरे कार्यक्रम को चलाने की, जब आपके पास एक ये है, तो सबसे पहले आप में रुचि होनी चाहिए. मैं तो एक साफ साफ बोलती हूँ, यदि आप हैं तो कहते हैं कि खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है. खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है. मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है. यदि मैं अपने अंदर एक जमाना यदि बनाना चाहती हूँ, अपने लोगों के समक्ष अपने उस पूरे चीज को प्रदर्शित करना चाहती हूँ, तो आप में उस चीज को पाने की ललक और लगन सबसे पहली चीज. तो जो यहाँ पर सुन रहे हैं उनके मन में उस चीज की रुचि आप यानी निकालिए, रुचि आप जागृत कीजिए. यदि रुचि है, वैसे तो यदि मैं कहूंगी कि सूत्र संचालन ये कला है, ये कला उपजत यानी आंतरिक तौर पर आपको आती है, क्या आपके पास होती है,
पर यदि आपके पास नहीं है पर फिर भी ललक है तो आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। जब पहली बार मैंने स्टेज शेयर किया था तो मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे और मैं कुछ भी करने के इसमें नहीं थी कि मैं आगे ये कर पाऊंगी क्या। पहली बार मंच से उतरने के बाद मैंने कहा दोबारा मंच पर कभी नहीं चढ़ूंगी या दोबारा कभी भी ऐसे आमने सामने में श्रोताओं के समक्ष या किसी हमारे आमंत्रित व्यक्ति के समक्ष में कभी नहीं जाऊंगी। पर ललक मन में एक जिद होनी चाहिए कि मैं ये करूंगी। अब जब जिद और ललक हमारे पास आती है तो उसमें जब मैं किसी से संवाद साधती हूँ या मैं यदि रेडियो पर हूँ या मैं टीवी पर हूँ तो टीवी पर रेडियो पर आमंत्रित श्रोताओं के भी कार्यक्रम होते हैं और डायरेक्ट आप हमें स्क्रीन पर भी देखते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं। मैं संवाद साधती हूँ अपनी भाषा से, तो मेरी भाषा उतनी आवाज तो एक मुख्य बात होती है कि जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज में एक वजन होना चाहिए या आपकी आवाज इतनी क्लियर, स्पष्ट और दूसरों को समझ आने वाली होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कहें, परिचय दें या किसी विषय के बारे में कहें, क्योंकि कार्यक्रम कई तरह के होते हैं, तो वो सुस्पष्ट रूप से हमारे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो संवाद प्रस्तावित होना चाहिए। तो संवाद कब प्रस्तावित होगा? जब आपकी भाषा पर पकड़ है। मैं आपसे चाहूंगी कि जिसकी जो भी मातृभाषा है या जिस भाषा में इस कार्यक्रम को संचालन करने का या किसी भी कार्यक्रम को संचालन करने का है या उसका मन है, उसने उस भाषा पर प्रभुत्व स्थापित करना, उस भाषा के व्याकरण के साथ, उस भाषा की शुद्धि के साथ यदि मैं बोलती हूँ तो मैं कहाँ पर मैंने विराम लेना चाहिए, कहाँ पर मैंने आगे बढ़ना चाहिए, मेरा हर वाक्य कहाँ कंप्लीट होना चाहिए, किस शब्द पर मैं वजन दूं, ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है। मैं एक छोटे से समय में आपको समझाना कठिन होगा, पर फिर भी कहाँ पर मैं वजन दूं, कहाँ पर मैं आगे बढ़ूं, इसके लिए आपको उस भाषा पर पूरा प्रभुत्व चाहिए। जब आप भाषा पर, मैं चाहती हूँ कि आप जिंदगी में किसी न किसी एक भाषा पर प्रभुत्व स्थापित करें। आपके घर में भी आप कोई भाषा बोलते होंगे, तो मैं चाहूंगी कि वो भाषा आप सही मायने में, सही तौर पर, व्याकरण सहित, उसके अलावा उस भाषा का क्या लहजा है, उस भाषा में कैसे बोला जाता है, उस भाषा की क्या खूबसूरती है, इसके साथ उर्दू भी बोलें, यदि उर्दू भी सीखें तो उस भाषा की खूबसूरती के साथ सीखें ताकि दूसरा व्यक्ति उसे समझ पाए, अच्छी तरह उसको कनेक्ट हो पाए। तो संवाद स्थापित करना ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और संवाद आप भाषा के जरिए ही स्थापित कर सकते हैं। भाषा आपकी बहुत अलंकारिक न वापरिए, पर भाषा जब बोलते समय आपकी भाषा सुस्पष्ट हो, उसमें कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। रोजमर्रा की भाषा में हम मन संचालन नहीं करते हैं जैसे हम घर में बोलते हैं, पर हम कुछ उन भाषाओं में उसको सुंदर बनाने के लिए कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, शब्दों का चयन करते हैं। तो हमारी रोजमर्रा की भाषा और हमारी मंच की भाषा, इसमें थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। हम किसी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि आपका भाषा ज्ञान होना चाहिए। आपको भाषा ज्ञान होगा, उसके बाद आपकी शैली विकसित होगी। धीरे धीरे आपकी शैली विकसित होगी जब आपका भाषा पर प्रभुत्व होगा। आप जब भी कोई, यदि मुझे आपने कहा है कि मैं रेडियो और टीवी के बारे में बोलूं, तो रेडियो और टीवी में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, पर उसके पहले मैं एक साधारण मंच संचालक की या साधारण जो प्रस्तुतकर्ता होता है, जो लोगों के समक्ष आता है, जो सूत्रधार होता है, जो सूत्र को सारे कार्यक्रम के संभालता है, उसे सूत्रधार कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। उसके लिए हम वो संस्कृत के जमाने में उस एक नाटक को एक पिरोने के लिए एक सूत्रधार की जरूरत पड़ती थी। हमारे यहाँ पर भी तमाशा होता है, कड़ी गम्मत होती है। हमारे यहाँ पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे ऐसे नाटक होते हैं जो अलग गांव में किए जाते हैं, जिन्हें झाड़ी पट्टी के नाटक होते हैं। तो वहां पर एक सूत्रधार होता है जो सूत्र को संभालता है और बीच बीच में नाटक के दूसरे और तीसरे प्रवेश के बीच में वो आता है। तो मैंने आपको एक सिंपल एक निवेदक में क्या क्या होना चाहिए मैं पहले बताती हूँ, बाद में कार्यक्रमों के माध्यम से मैं स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी। तो मैंने कहा भाषा पर प्रभुत्व, हाजिर जवाबी पना उसमें आना चाहिए। धीरे धीरे जब आपका भाषा पर प्रभुत्व आता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले ही कार्यक्रम से आपको सब कुछ आ जाए, पर धीरे 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 आपको ये सारी चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। हाजिर जवाबी पना का मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मुंबई के हृदयनाथ मंगेशकर सभागृह में एक बार मैं एक कार्यक्रम कर रही थी, सामने आशा भोसले जी थी। मैंने कहा कि हृदयनाथ मंगेशकर सभागृह में आशा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ।
तो ये एक हाजिर जवाबी बना था कि उस मंगेशकर नाम से वो सभागृह है और वहां मैं आशाताई मंगेशकर, बाद में आशाताई भोसले का स्वागत कर रही हूँ। और उसका जवाब मुझे मिला कि आशाताई अपनी जगह से उठी, मंच पर आई, उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझे कहा कि आपने तो स्वागत किया पर मेरे पिताजी के नाम का सभागृह है, इसलिए सभी दर्शकों जो यहाँ पर बैठे हैं, सभी श्रोताओं में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ये मेरा अधिकार पहला बनता है क्योंकि नाम मेरे पिता का इस सभागृह से जुड़ा है। तो ऐसा हाजिर जवाबी बना कहीं ना कहीं आप में आना चाहिए। सौजन्यशीलता, कई बार ऐसा होता है कि मंच पर या जब हम परिसंवाद आयोजित करते हैं तब एक व्यक्ति बोल रहा होता है पर वो उस समय तैयार नहीं होता है, तो आपने उतनी सौजन्यशीलता होनी चाहिए कि उसको संभाल के लेके जाते हुए आप दूसरों के पास जाएं। उसके बाद आपका सूक्ष्मावलोकन होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर आपका ध्यान होना चाहिए। आपका माइक ठीक है कि नहीं, आपके माइक से दूरी ठीक है कि नहीं, ये आप मंच पर भी देखें, अपने स्टूडियो में भी देखें। उसके बाद आप जब शुरू करें, जैसा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लूंगी कि एक छोटी सी सोशल गैदरिंग का मैंने एक कंपेयरिंग किया था। वहां पर बाहर बहुत सुंदर सुंदर फुहारें पड़ रही थी, तो निश्चित तौर पर आप बोलिए, 4 लाइनें बोलिए। जो मुख्य अतिथि थे उनका परिचय देते समय मैंने कहा कि ठंडी ठंडी फुहारें साथ लाया हूँ, आसमां से जमीन पर उतार लाया हूँ, मेरे दोस्तों मैं तुम्हारी खातिर। वो दिल्ली से आए थे तो दिल्ली से कुछ खुशियां उधार लाया हूँ। तो ये सिंपल सी बात होती है कि आपने उसको जोड़ा काय से, वहां के उसके समाज से। तो वो आपका छोटा छोटा सूक्ष्मावलोकन होना चाहिए। आपकी चतुराई भी उतनी होनी चाहिए कि आप यदि एक चीज को कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको आप कैसे संभालें, संभालते समय आपके शब्दों का चयन कैसा हो, और शब्दों के साथ साथ आपकी भाषा कैसी हो। आपकी चतुराई इतनी होनी चाहिए कि चतुराई दिखाई नहीं देनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान आप में रखना चाहिए। आप में एक मिलनसारिता होनी चाहिए, एक भावनिक सक्षमता होनी चाहिए, भावनिक तौर पर आप सभी को जानना चाहिए। और यदि आप बनना चाहते हैं मंच संचालक या निवेदक या सूत्र संचालक या सूत्रधार जिसे हम कहेंगे, इनको मैं अलग अलग ही करती, क्योंकि ये लगभग सभी वही होते हैं। तो आपको इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना चाहिए कि आपकी ये जिंदगी में है। आपका उतना वाचन होना चाहिए, आपका उतना संग्रहण होना चाहिए। कहीं पर भी सुंदर कपलेट दिखते हैं या सुविचार दिखते हैं या अच्छी 4 लाइनें दिखती हैं तो मैं जल्दी से उसे नोट कर लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे उसे काम आएगी। लगातार पढ़ते रहना, लगातार लोगों को देखते रहना, बड़े बड़े वक्ताओं को सुनने की एक आदत सी पड़ गई है कि अटल जी के जब भी भाषण हुए कस्तूरचंद पार्क में, वो सारे भाषण मैंने अटेंड किए हैं। बड़े बड़े वक्ता जो बोलते हैं उनके वहां पर जाने का मौका मिलता है, टीवी पर देखने का मौका मिलता है या कहीं पर भी उनके बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। तो मन से एक इच्छा होनी चाहिए कि मैंने वो सारी चीजें सुननी है, क्योंकि वहां से मैं कुछ ना कुछ प्राप्त करती हूँ। और प्राप्त करने के बाद जब मैं मेरा मंच संचालन करती हूँ या जब मैं लोगों के समक्ष आती हूँ तो वहां पर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मुझे कहीं ना कहीं एक 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 कर मेरे दिमाग में आती जाती है और समयानुरूप वो मेरे मुंह से निकलती जाती है, क्योंकि मैं उस समय की नजाकत को समझते हुए, क्योंकि बहुत वर्ष हो चुके हैं, इसलिए मैं समय की नजाकत को समझते हुए वो सारी चीजें निकलती जाती हैं और वो जुड़ती चली जाती हैं। छोटी छोटी चीजों का समय। एक बार स्टेज पर जितने भी अतिथि थे सबका नाम विजय से जुड़ता था, सब विजय विजय विजय, एक का विजेंद्र, एक का जय विजय जी, एक का जय कुमार जी। ऐसा तो बोलते समय एक जब हम पत्रिका देखते हैं तो पत्रिकाओं का भी पूरा अच्छी तरह हमने देखना चाहिए कि पत्रिका में क्या लिखा है, अध्यक्ष कौन है। जैसा कि सर ने आपको बताया, सबसे पहले अध्यक्ष होते हैं, फिर प्रमुख वक्ता होते हैं, फिर उसके बाद में विशिष्ट अतिथि होते हैं और फिर बाकी के लोग होते हैं। तो उन सभी का क्रमवार क्या होना चाहिए ये भी हमने अच्छी तरह जान लेना चाहिए। और उसके बाद मंच संचालन करते समय आप कैसे शुरू करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहता है। तो जब आप मंच पर आते हैं तो आप किस तरीके से शुरुआत करते हैं, आप लोगों को कैसे संबोधित करते हैं, उसमें सबसे पहले तो आवाज आती है। तो आवाज को भी संस्कारित किया जाता है। आपकी आवाज कैसी है? भगवान ने मुझे बहुत बेस वाली आवाज दी है तो मैं बोलते समय लगेगा कि ये संस्कारित आवाज है या वैसी हो गई। कई लोगों की पतली आवाज होती है, कई लोगों की गहरी आवाज होती है, कई लोगों में बेस होता है, कई में नहीं होता है। पर इन आवाजों को संस्कारित किया जा सकता है। आप अपने लहजे से, अपनी शैली से उस आवाज को भी बहुत सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, पर वो आपको आना चाहिए। और वो धीरे धीरे कब आता है? जब आप मन संचालन करना शुरू करते हैं। तो आपकी बेस वाली आवाज या आपकी कैसी जो भी आपकी आवाज हो, उस आवाज के साथ जब आप मंच पर आते हैं
तो मंच पर आने के बाद आप जब लोगों से कनेक्ट होते हैं तो सबसे पहली आपकी कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। आपका कनेक्शन लोगों से होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बार ये भी बोलूंगी कि हमारी देह बोली, हमारी भाषा की बोली तो एक है, उसके साथ हमारी देह बोली भी उतना ही महत्व रखती है। जब हम स्टेज पर होते हैं तो एक सौम्यता, लोगों से बोलने का एक तरीका होता है, लोगों से संवाद साधने का एक तरीका होता है, उसमें मार्दव तुम्ही म्हणता मराठी वैसा होना चाहिए। आप जब लोगों से बोलते हैं तो प्यार उस भाषा में छलकना चाहिए, एक आदर होना चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए, उसमें तीक्ष्णता नहीं होनी चाहिए, चाहे आप स्टेज पर बोले या रेडियो पर बोले। और ये मेरा आग्रह है आपसे कि बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन होते हैं, गीतों के कार्यक्रम होते हैं, राजकीय कार्यक्रम होते हैं, विषयानुरूप कार्यक्रम होते हैं, कवि लेखक की पुण्यतिथियों पर कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये सारी बातें आपको आना चाहिए। और देह बोली के साथ आपका पहनावा, आपकी भाषा, तो फर्स्ट जब आप बात करते हैं तो वो बात करते समय आपकी कनेक्टिविटी उस पूरी जितने भी लोग हैं वहां से होनी चाहिए। या आप ये मैंने आपको सीधा सीधा बताया, ये मन संचालन के तौर पर। जब अब मैं यदि इसी को ही बड़ा करती रहूंगी, ऐसे देखा जाए तो हमारे भाषाओं के संस्कार, हमारी भाषा पर प्रभुत्व कैसे स्थापित किया जाए, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। हेलो लीना पुप्पलवार जी, आप प्लीज म्यूट कर दे अपनी आवाज को, ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने आप को पूरी तौर से तैयार और संयत कर ले, और उसके बाद आप मंच पर जाएं या आप रेडियो का संचालन करें। रेडियो पर मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, टीवी पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। टीवी पर जाते समय एक बात ज्यादा की हो जाती है कि आपका पहरावा, आपका मेकअप, आप लोगों के सामने जाते हैं और लोगों से संवाद स्थापित करते हैं। मैं एक बात आपसे और कहूंगी कि जब भी यदि एक इंटरव्यू ले रहे हो, एक किसी का परिचय दे रहे हो, तो परिचय आप किसका दे रहे हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। परिचय पूरी पड़ताल आप कर ले। जब यदि आप किसी का एक इंटरव्यू का संचालन कर रहे हैं तो वो बराबर परिचय है या नहीं, उसमें दी गई चीजें बराबर है या नहीं, इसकी तैयारी आपको करनी होती है। केवल गए और कर लिया, ये बातें कब होती हैं कि जब आप उस पर पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं और फिर आपको वो कला आ जाती है। पर आप पूरी तौर से उसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। यदि इस शहर के कमिश्नर का मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो कमिश्नर के बारे में मुझे सारी बातें पूरी उनके साक्षात्कार के लिए पूरी मेरे सामने तैयार होनी चाहिए। जब मैं उनका परिचय देती हूँ श्रोताओं को, ये रेडियो की बात थी, तो परिचय इस तरीके का होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके समक्ष है। परिचय में आपकी भाषा इतनी आदरयुक्त हो, व्यक्ति के अनुसार आपकी भाषा आदरयुक्त होनी चाहिए, व्यक्ति के अनुसार आपकी भाषा भी होती है, कभी कभी व्यक्ति के अनुसार आप में उतना ही लहजे में फर्क होता रहता है। कोई हास्य कलाकार का मैं इंटरव्यू लूंगी तो हंस के बात करती हूँ, और वैसे भी ऐसा होता है कि जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हो, चाहे वो डॉक्टर का भी कार्यक्रम क्यों न हो, उसमें एक ऐसा लाइवलीनेस रहना चाहिए, ऐसा मेरा ये होता है। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि जब डॉक्टर का मैं हृदय रोग पर इंटरव्यू लेती हूँ तो बात करते करते कभी कभी हंसी भी आ जाती है, तो उसको रोकिए मत। किसने कहा है आपसे कि यदि मैं हृदय विकार, तो उस समय आप उतना लाइवलीनेस आप में आ जाता है जब वो आप करते करते उस कार्यक्रम के आप यानी उस कार्यक्रम से आपका तादात्म्य स्थापित हो जाता है। हर चीज से तादात्म्य स्थापित होना मुख्य बात होती है। माइक से आपका तादात्म्य होना चाहिए कि अब कहीं पर भी बैठकर, मैं कई बार कहती हूँ कि माइक को मेरी आदत हो गई है आजकल, क्योंकि माइक से बोलते बोलते आपको आपकी दूरी की, आपके बोलने की एक आदत सी पड़ती जाती है। तो तादात्म्य आप स्थापित कीजिए। विषयों से आप कई तरीके के विषय होते हैं। जब हम बोलते हैं तो स्त्रीवादी विषय होते हैं, कभी किसी लेखक पर कुछ बोला जाता है, कभी किसी एक समयाविशेष पर कोई कार्यक्रम बनाया जाता है। तो मेरी ये जरूरत है कि मैं उन सारी चीजों की तैयारी करूं, और मैं करती हूँ। यदि आप उसको आधा अधूरा करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने कार्यक्रम में रुक जाते हैं। तो यदि मैं माँ पर बोल रही हूँ तो माँ पर कई लेखकों, कवियों ने, कई लोगों ने लिखा है, हिंदी के, मराठी के कई, तो उन सारी चीजों को मैं अपने पास इकट्ठा करूं, ताकि मैं यदि परिसंवाद भी कर रही हूँ तो 10 लोगों से परिसंवाद करते समय हर एक का उसके उम्र, उसके पद के अनुसार मैं परिचय उतनी ही आवाज के मॉड्यूलेशन के साथ करूं।
आप कभी भी जब भी बोलते हैं तो आपकी आवाज में एक उतार चढ़ाव होता है, एक सीधे लाइन में आप कभी नहीं बोलते। आप मंच संचालन भी कर रहे हो, रेडियो का हो, टीवी का हो, कहीं पर भी, तो आपके आवाज में एक लयबद्धता होती है। लयबद्धता, टूटक टूटक वाक्य आपको तो बोलना ही नहीं है, आपकी आवाज में एक लयबद्धता होनी चाहिए। आपके शब्दों का एक उतार चढ़ाव होना चाहिए, आपके शब्दों की फेक कि मैं किस बात पर बोल रही हूँ और कैसे बोल रही हूँ, ये भी आपको आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास पूरी तैयारी होगी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप कोई भी कार्यक्रम करें, चाहे वो मंच संचालन का करें, चाहे रेडियो में आप साक्षात्कार करें, रेडियो में परिसंवाद करें, चाहे रेडियो में हेलो डॉक्टर करें, चाहे बहुत बड़ी 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 हस्तियों से, लगभग अभी मैं 1000 के करीब, उससे भी ऊपर इंटरव्यूज हो चुके हैं, तो उन हस्तियों से बात करते समय उन हस्तियों के बारे में जानने के बाद उनका उतना ही उनसे बात करते समय आदर युक्त उनका परिचय देना, उनसे हर सवाल करना। सवाल कवि ग्रेस से सवाल करते समय उन्होंने हर बात के बाद वो मुझसे पूछते थे, आपको अच्छा लग रहा है मैडम? नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर से करते हैं। तो ये उनकी एक बड़प्पन हो गया कि वो फिर से करते हैं, उनसे कहते थे। पर हर चीज का आप उनसे पूछते समय इस तरीके से पूछिए कि वो आपको जवाब देने के लिए मुखर हो जाए, उनसे जवाब बराबर निकले। यदि नहीं निकल रहा हो तो आप उसका पोट प्रश्न ज्यादा तो नहीं बनता कि आप उसका दूसरा प्रश्न कीजिए और उतना ही पोलाइटली कीजिए। तो कई लोग फिर कहते हैं कि आपने कुरेद कुरेद कर या आपने ढूंढ ढूंढ कर मट्टी को जैसे खोदते हैं, ऐसा पूरा उस व्यक्ति का परिचय आपके समक्ष रख दिया, तब वो व्यक्ति खुलता है। आप सबसे पहले उसे इस तरीके का वातावरण दें या इस तरीके से उससे पेश आए। कहीं पर भी आप मंच पर हो, आप टीवी पर संचालन कर रही हो इंटरव्यू का या परिसंवाद का, तो वहां पर आप एक फैमिलियर वातावरण बनाइए। उस व्यक्ति को विश्वास दीजिए कि आप जो कुछ भी कर रही हैं वो बेहतर कर रही हैं और वो बेहतर होने जा रहा है। और उसमें हम उस व्यक्ति का ससम्मान, बिल्कुल उसका पूरा परिचय और उसकी पूरी जीवन के मूल्य लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। तो ऐसे वातावरण की निर्मिति आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। तो अब बात जाती है व्यक्तित्व पर कि आपको अपना व्यक्तित्व भी वैसा बनाना चाहिए कि आप जब लोगों से बात करते हैं, लोगों के सामने पेश आते हैं, लोगों से 10 तरीके की चीजें करते हैं, तो आप जब अपने व्यक्तित्व में सूत्रधार को ढालेंगे, तब आप जहां पर भी जाएंगे आपका कार्यक्रम उतना ही हिट और उतना ही फिट होगा। जब हम बात करते हैं कि कृष्ण ने जब महाभारत में पांडवों की तरफ से सूत्र संवारे, सूत्र अपने हाथ में रखे, तो हर चीज का संचालन कितने योग्य तरीके से और कितने योग्य उदाहरणों के साथ होता चला गया। आप भी ठीक उसी तरह करें कि एक विषय से आप दूसरे विषय पर जा रहे हो तो दूसरे विषय पर भी जाना आपको आना चाहिए। 10 यदि डॉक्टर्स आपके सामने बैठे हों, यदि एक डॉक्टर हृदय रोग का हो, दूसरा HIV एड्स पर भी हमने कार्यक्रम किए हैं, और जब करते समय शुरू में ऐसा लगा कि मैं जब बोल रही हूँ तो लोग मुझसे कैसे सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम लाइव होते हैं, टीवी पर भी लाइव कार्यक्रम होते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो उस सवाल को संभालने का मादा उस सूत्र संचालक में होना चाहिए या उस सवाल को अच्छी तरह समझा कर बताने का। और यदि वो गलत है तो उस गलती को उसी समय आपके शब्दों की तीक्ष्णता से कम करने का भी होना चाहिए। मंच भी संचालन जब आप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है, आपको समझ जाता है शुरू में कि आप जो कुछ बोल रहे हैं वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है नहीं, आप उस चीजों को संवारते जाते हैं। आप कब ज्यादा बोलना है, कब कम बोलना है, आप लगातार एक गाने के पूर्व, जैसे हम लोग भी हमारे कार्यक्रम का नियोजन करते हैं, एक गाने के पूर्व यदि मैं ही पूरा बोलती चली जाऊं तो उस गाने को सुनने का उतना मजा नहीं रहेगा। तो उतना ही बोलिए कि उत्सुकता बनी रहे। इस बात का भी ध्यान उस सूत्र संचालक ने मन में रखना है। तो इन सारी चीजों को जब आप बोलेंगे आपको समझ में आता है कि आपका दर्शक कैसा है, आपका सुनने वाला कैसा है। तो जब आप उसकी नब्ज पकड़ लेते हैं ना, तो नब्ज पकड़ने के बाद फिर आप उसको छोड़ते नहीं है, उसको बांध के रखने की ताकत एक सूत्रधार में होनी चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि आप मुझे कहेंगे कि ये मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि आपके हाथ में उस समय आप ओ करते हैं, वो मंच आपका होता है, उस मंच पर आप सर्वे सर्वा होते हैं। तो मंच में शहंशाह बनकर बोलने की ताकत आप में डेवलप करनी चाहिए, आप में आनी चाहिए, आप में उतने गुर आप में सीखने चाहिए कि आप यदि बहुत लोग बोल रहे हैं तो उनको आप चुप कैसे बिठाएं। आपके शब्दों की तीक्ष्णता हो पर वो कितनी हो,
उसके बाद लगातार उसमें थोड़ा सा और नजाकत भी कैसे आप डाल दें, ये आपको अपने आप आनी चाहिए। वो कब धीरे धीरे आती है, जब धीरे धीरे भाषा पर प्रभुत्व और बाकी चीजें आपकी आती चली जाती है। पर आपको हर चीज एक सुसूत्रता में लगानी चाहिए। अब मैंने आपसे कहा कि अपने सामने वाले श्रोता की नब्ज आपको पकड़ कर रखनी है कि वो कैसा है, क्या है। आप पहले ही जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कैसे श्रोता आएंगे, कवि सम्मेलन में कैसे श्रोता आएंगे, एक माँ पर कार्यक्रम है तो कैसे श्रोता आएंगे, गाने के कार्यक्रम के साधारण श्रोता कैसे हैं। तो श्रोताओं के अनुसार आपका सूत्रधारिता जो है वो बदलती रहनी चाहिए। आप एक ही तरीके का हर जगह करेंगे तो उसमें कोई अर्थ नहीं। कई लोग करते हैं कि एक ही तरीके की सूत्र संचालन हर जगह, नहीं, समय अनुरूप वो बदले, हमारे पास से नई नई चीजें निकले। कई बार आयोजक खुद कहते हैं कि हमें किस्से चाहिए भैया, कि आप यदि रेडियो पर भी बता रहे हो तो किस्से सहित बताइए। तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो किस्सों के सहित, कभी चुटकुलों सहित, कभी अन्य उक्तियों सहित, कहीं इंफॉर्मेशन सहित, कैसा श्रोता है उसको देखकर आप संचालन करेंगे। आप जब रेडियो पर बोलते हैं तो रेडियो पर मैंने एक डॉक्टर का परिचय दिया, तो रेडियो में मैं साक्षात्कार के बारे में आपसे बोलती हूँ, तो वो आपका बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसकी डिग्रीज, आपके जबान जो होती है वो जबान ना बराबर आती रहनी चाहिए कि आप उसकी डिग्रीज कैसे बोल रहे हैं, उसका परिचय कैसे दे रहे हैं। हर शब्द का सही और सुंदर उच्चारण ये आपने सीखना है कि कहाँ पर नुक्ता। आप उर्दू के शब्द भी आते हैं हिंदी में, मराठी में भी कई जगह ऐसी होती है, स जैसे खास तौर पर आता है। तो वो आपने हर जगह बोलते समय आपने बिल्कुल ध्यान से हर चीज को बोलना चाहिए। तो आप कहीं रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसको आपको भाषा का पूरा ज्ञान होता है। नहीं आता है तो आप उन चीजों का इस्तेमाल ना करें। मैं तो आपसे ये कहूंगी, तो आप अपने श्रोताओं को पहचाने और उसके बाद फिर आगे का ये करें। तो जैसे यहाँ पर डॉक्टर है, तो डॉक्टर की एक एक डिग्रीज मैंने बराबर बतानी चाहिए। उनका परिचय बखूबी मैंने एक बार अच्छी तरह पढ़ के, मैंने एक बात और मैं आपसे कहूंगी कि सूत्र संचालन की पहली जब कड़ी होती है तो आप पूरा लिख लीजिए कि वो पूरा क्या है, आपको शुरू से आखिर तक क्या करना है। मंच पर भी क्या करना है, आप एक इंटरव्यू भी ले रहे हैं तो क्या करना है, आपने परिचय देना है, उसके बाद आपने सवाल करना है। आप जब शब्दों से खेलने लगेंगे तो आप कौन सा प्रश्न पहले करें और कौन सा बाद में करें उसका कोई ये नहीं रह जाता। पर जब आप बिल्कुल नए हैं तो आप उसकी एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को अच्छी तरह पढ़िए। पढ़ने के बाद वो आपके दिमाग में अच्छी तरह हो जाती है। रेडियो पर है तो आप तो देख के पढ़ सकते हैं, टीवी पर है तो मैंने लिखा तो बहुत है, मैं आपको बताऊंगी, परंतु बोलते समय वो अपने आप अंदर से आ रहा है और मैं आपको बता रही हूँ। तो पूरा परिचय लिख लें, बोलते समय बिल्कुल अस्खलित भाषा में, जर का मी मराठीत बोलत असेल तर मराठी मला बरोबर आली पाहिजे, म्हणजे मराठीतला एक एक शब्द बरोबर गेला पाहिजे। तो इस तरीके से वो आपको धीरे धीरे आ जाती है फिर। तो वैसा आप सीखें। कहीं पर भी यदि श का स का श, ज का ज का ज इस तरीके का हो रहा है तो आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप अपने घर में रिवाइज कीजिए, कैसे भी रिवाइज कीजिए, पर जब आप लोगों के सामने जाते हैं तो आप पूरी तैयारी से जाना चाहिए। आपका लिबास, आप कैसे नजर आ रहे हैं, लोगों से 10 लोगों से पूछिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आपको ये कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसको संभालने की कोशिश कीजिए। आपका लिबास, आपके बोलने की, आप क्या बोलने वाले हैं, वो आपका कंटेंट। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से बोलते बोलते कई विषय निकलते हैं, उन विषयों को निकल के फिर से अपने विषय पर आप कैसे लौटते हैं, इसकी भी कला आपको आनी चाहिए। ये साक्षात्कार की बात होगी। जब परिसंवाद की बात होती है तो परिसंवाद में 10 लोग होते हैं। 10 लोग में कौन, किसका पद बड़ा है, किसका पद छोटा है, कौन बुजुर्ग है, कौन छोटा है, इन सारी चीजों का तारतम्य या आपको पहले रखकर उसकी पूरी तैयारी करनी होती है कि इतने लोग हैं, उनमें से मैं किसका कैसे परिचय दूं। किसी बड़े आदमी का बड़ी तरीके से, छोटे आदमी जो छोटा बच्चा है तो उसका परिचय आप देते समय उतने ही प्यार से परिचय दीजिए। आपके बोलने में एक अपनत्व, प्लीज म्यूट कर दीजिए, एक अपनत्व, एक अपनापन आना चाहिए। भारत जी आप अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है। भारत जी आप अपना म्यूट कीजिए। और मैं अभी बार बार नहीं बोलूंगी, क्योंकि कभी भी सूत्र संचालन में यदि बीच में से भी एक श्रोता कुछ बोलता है ना तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उस श्रोता को संभालने की आप में ताकत होनी चाहिए कि आप उस श्रोता को बराबर संभाल रहे हैं। बीच में कभी कभी सीटी भी आ जाती है, बीच में कभी हमारा प्रोड्यूसर भी बोल देता है यूं, तो उस समय ध्यान रखना चाहिए कि इसने ऐसा बोला है। यदि मैं फीडबैक पर भी हूँ तो फीडबैक में मेरे शब्दों में कहीं पर भी गलती नहीं आनी चाहिए। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ
तो वो बात उतनी हमको कई बार बोला जाता है कि हमको कई चीजें बताई जाती हैं, और बोलते समय मेरे बोलने में कहीं पर भी मेरी तारतम्य टूटना नहीं चाहिए। ये एक बात मुख्य रूप से होती है। तो आप शुरू में तो पूरा लिख लीजिए, और आप टीवी के भी प्रोग्राम कर रहे हो तो पूरा लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको जितना मगअप हो सके उतना मगअप शुरू में होगा। फिर बाद में धीरे धीरे आपकी आदत के अनुसार आप लोगों से परिचित होते जाएंगे, लोग आपसे परिचित होते जाएंगे, तो आप फिर बोलने में उतना ही धड़ल्ले से बोलना आपका शुरू हो जाएगा। तो पहले तो आप पूरा लिख लीजिए। हम लोग अब भी करते हैं कि कई कार्यक्रमों को पूरी तौर से लिख लेते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। राजकीय कार्यक्रमों में तो लगातार उसकी क्रमवारी बदलते रहती है कि कभी ये नेता आ गए, बाद में वो चले गए, ये आ गए। या हमारे रेडियो में भी क्रमवारी बदलती जाती है। या चीजों को तारतम्य धीरे 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 आप जब तक लिखकर समझेंगे नहीं किसका क्या पद है, पद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे राजनीतिक कार्यक्रमों में पद की भी उतनी ही महत्ता होती है। उस पद को आप बराबर बोलना चाहिए, किसके पास कौन सा मंत्रालय है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपने धीरे 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 एक सूत्रधार के तौर पर आपने आपके स्वभाव में यदि ढाले, तो ही फिर आपका ये जो कर्म है ये सिद्ध हो सकता है। क्योंकि कहते हैं ख्वाहिशों से नहीं गिरते महफूज फूल झोली में। ये जो फूल है हिंदी में फूल बोला जाता है, कई लोग फूल फूल करते हैं, ये शब्द भी होते हैं। यानी ये इतना बड़ा बृहत विषय है। मेरे सामने अडोली जी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इतने बृहत विषय की एक एक चीज की मैं मीमांसा करूं तो ये 10 दिन निकल जाएंगे। पर मैं छोटे छोटे में आपको बताना चाह रही हूँ कि शब्द, कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, इसकी भी एक कला है, इसका भी एक शास्त्र है, इसका भी एक व्याकरण है। तो वो भी आपको आत्मसात करते आना चाहिए हर भाषा के साथ। मैं मराठी में जब मंच संचालन करती हूँ तो मराठी में मुझे जितना आता है, जितना मैं समझ सकती हूँ, उतने भाषा का तो ज्ञान मुझे है, परंतु उतना मैंने बराबर लिख के कहीं पर भी गलती ना हो। सूत्र संचालन ऐसा सरिता की मानिंद प्रवाहित होना चाहिए कि वो कहीं भी स्टैग्नेंट ना हो। आपका कार्यक्रम ऐसा तरल रूप से जा रहा है कि जब आपका कार्यक्रम खत्म हो तो लोग कहें कि अरे खत्म हो गया, इसके आगे भी शुरू रहना चाहिए था। ये बात लोगों की जबान से निकलनी चाहिए। यदि ये बात लोगों की जबान से निकलती है तो आप सफल हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं कह रही थी कि शब्दों को बोलने का भी तरीका होता है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते महज फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। आपको कर्म करना होगा, उतनी महत्ता अपनी बनाने के लिए उतने कर्म करना तो नितांत आवश्यक है। मनीषा जी बंद कीजिए। ना होगा कुछ कोस लिखने के बाद फिर आप उसे एक बार रिहर्स कर ले और फिर बोले। मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि मैं जिस चीज को पूरा लिख लूं अपने हाथ से, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, तो उसके बाद मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती कि मैं उस पेपर में या उस लिखी हुई चीज पर मेरी नजर जाए, क्योंकि उतनी चीजें। और जब हम बात करते हैं तो एक संवाद, श्रोताओं से एक संवाद, बोलने वाले से एक संवाद, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता कि मैं जिसका साक्षात्कार ले रही हूँ, जितने लोगों से परिसंवाद कर रही हूँ, जितने लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, उनसे मेरा आई कांटेक्ट हो, और मेरे आई कांटेक्ट से उसमें आश्वासन एक हो। अच्छे कार्यक्रम, सफल और सार्थक कार्यक्रम बनाने की चेष्टा पर हम लगे हुए हैं। इस बात का उन्हें पूरी तौर से समाधान होना चाहिए। तब कहीं फिर जब हम कार्यक्रम करते हैं, और कई बार हमारे श्रोता समक्ष बैठे होते हैं या डॉक्टर्स हैं, कोई उसका प्रति प्रश्न भी कर लेता है, तो प्रति प्रश्न को भी उत्तर देने की क्षमता वो धीरे धीरे फिर आपकी हाजिर जवाबी पना में फिर धीरे 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 आती जाती है। फिर आप उतना सब एक साथ जोड़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। जब विषय, मुख्य किसी विषय पर कार्यक्रम होता है, कि यदि किसी हमारे कवि या हमारे लेखक की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम होता है, या किसी पर्टिकुलर रागों पर कार्यक्रम होता है, या कोई शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होता है, तो मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि यदि मैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रेडियो पर करूं, टीवी पर करूं, मंच पर करूं, तो ये है कि जितनी चीजें हैं, जितने लोग हैं, जो कलाकार है, उसका मुझे ज्ञान हो, जो प्रस्तुत होने जा रहा है उसका मुझे संपूर्ण ज्ञान हो, और ज्ञान पूरा आप प्राप्त करने के बाद ही मंच पर जाएं, तभी वो कार्यक्रम अच्छी तरह सफल हो सकता है। अन्यथा फिर क्या होता है कि आप लीपापोती करते हैं, एक शब्द बोला, फिर कुछ और बोला, फिर वो आ रहे हैं क्या, वो आ रहे हैं क्या। नहीं, मेरे कहने का मतलब सूत्रधार यानी सूत्रधार, उसका हर चीज, हर शब्द, उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने की नजाकत, उसके बोलने का उतार चढ़ाव, उसकी
हर क्षमता, हर पहलू जो आपके समक्ष आता है वो ऐसा हो जो आपको एक सुखद अनुभूति कराए, आपके मन में एक खुशी खुशी का एहसास हो। लोग आके बाद में आपसे कहें कि आपने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। कृष्ण पर भी बोले तो कृष्ण के बारे में पूरी आप जानकारी प्राप्त करें। ऊपर ऊपर मंच संचालन करने वाले आपको बहुत सारे मिलेंगे कि जो थोड़ी बहुत जानकारी, दो चार चीजें पकड़कर, दो चार सिरे पकड़कर, दो चार उक्तियां पकड़कर मंच संचालन करते हैं, पर उन्हें मैं सही सूत्रधार या सही मंच संचालक नहीं कहती। आप जब भाषण करते हैं, आप जब बोलते हैं, तो एक वक्ता ने क्या कहा तो दूसरे वक्ता से उस सिरे को आप जोड़िए। यदि उसने कुछ अच्छा कहा तो आप में इतनी समझ स्फूर्तता होनी चाहिए कि उसके बोलने से आपको क्या लगा, ये आप बहुत बड़े भाषण में नहीं बल्कि 2 या 3 वाक्यों में सुंदर तरीके से विशद कर सके। कि उसके बैठने से पहले जब उसका धन्यवाद ज्ञापन करें, या किसी डॉक्टर का इंटरव्यू लेते समय या परिसंवाद लेते समय जब धन्यवाद ज्ञापन करें, तो धन्यवाद करते समय उसने क्या कहा, उसके सुंदर से फूल के रूप में उसको गूंथ कर उसके समक्ष रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको जो बताया कि नियमावली के अनुसार भाषा की आप अच्छी तरह सूत्रधारिता कर सकते हैं। आप में लगन रखिए, आप में विश्वास रखिए, और सबसे पहला बात होती है कि मुझे स्टेज पर जाने का करेज ही नहीं है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, पर आत्मविश्वास इतना अच्छा होता है कि आप उस समय को निभा कर लेकर चले जाते हैं, कि आप बाकी चीजों से उसको गूंथ कर, उसको ढाक कर, कहते हैं ना कि एक थाली को अच्छी तरह सजाना है तो उसमें अचार पापड़ वगैरह हम लोग रखते हैं, तो बहुत सारे पकवान ना हुए पर बहुत सारी चीजें हम इतनी सुंदर परोसे कि वो थाली बड़ी अच्छी लगे। तो कई बार हम, ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें बोल गए और उसके बाद में हमारे पास अब बहुत सारा मटेरियल कम है या कुछ है, पर हमारी भाषा के ज्ञान से या हमारी बहुत सारी उक्तियों से या बहुत सारे कथनों से या बहुत सारे हमारे पहले के चीजों को जोड़ने की क्षमता हमने आनी चाहिए। कि बहुत सारे अटल जी पर यदि कोई कार्यक्रम यदि हम करते हैं तो अटल जी क्या है, एक कवि मनामन के व्यक्ति हैं। अटल जी एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छी चुटकियां लेते हैं, उनके बोलने का ढंग एक अलग है। ये मैंने आपको उदाहरण दिया। यदि उनकी हम इंटरव्यू भी लेंगे या वो मंच पर भी होंगे तो उनकी छोटी सी उक्तियां ले, रामधारी सिंह दिनकर पर बोले या फिर कवि ग्रेस पर बोले, ऐसे विशेष कार्यक्रमों पर, तो उनके बारे में उनकी लहजा क्या, उनका तरीका क्या, किस तरीके की कविता वो करते थे, किस तरीके का वो लिखते थे, किस तरीके के कवि मना व्यक्ति थे वो, उनमें उनका जो कल है, उनका जो प्रवाह है वो किस ओर जाता है, किस तरीके की कविताएं उन्होंने लिखी। ये सभी, यदि हम हिंदी और साहित्य को पढ़ना आपको आना चाहिए कि छायावादी कवि है या फिर वो कवि कैसा है, वो कवि प्रकृति प्रेमी है, वो किस तरीके का है, ये बहुत सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और उन सबका ज्ञान होने के बाद ही फिर आप उस पर अच्छा सा कार्यक्रम कर सकेंगे। कि आपके पास मटेरियल इतना हो कि आपको लगे कि आप बोल सके, पर बोले भी उतना ही, तो एक सूत्र से दूसरे सूत्र तक 4 ही वाक्य या आप जो कुछ भी आप 5-6 लाइन बीच में बोलते हैं वो सुंदर सी सटीक और इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि वो अगले सूत्र तक पहुंचे, तभी आप सुंदर सूत्र संचालन कर सके। तो आप साहित्य पढ़िए, आप जितना वाचन आप ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों को सुनेंगे, आप उतने ही अच्छे, आप वक्ता तो अच्छे हैं, उतने ही अच्छे आप श्रोता भी होने चाहिए। कि सामने जब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसने अच्छा क्या बोला वो मुझ में आना चाहिए, अच्छा क्या उसने बोला है, उसकी 2-4 उक्तियां। कई बार गानों के टीवी पर कार्यक्रम आते हैं और उसमें से भी इतनी अच्छी अच्छी उक्तियां निकल आती हैं, आप उसे संजोएं। कई बार फिर वो आपकी मुखाग्र होती चली जाती है, आप जब उनका उपयोग बार बार करते हैं तो मुखाग्र होती चली जाती है। तो उन सारी चीजों को आपको संजोना आना चाहिए। और जब ये सब भाषा पर प्रभुत्व, भाषा का ज्ञान, आपकी सौजन्यशीलता, सूक्ष्मावलोकन हो जाता है, तो भाषा शैली आपकी विकसित होती है, आपके पास सारी चीजों का भंडार होता है, और फिर आप कार्यक्रम कर सकते हैं। किसी भी बड़ी शख्सियत का भी इंटरव्यू लेना बहुत कठिन बात नहीं है, पर बात यह है कि उस व्यक्ति के बारे में आपको बखूबी हर चीज आनी चाहिए। आपको आपका जो आपका होता है ना, प्री तैयारी, आप जो पहले तैयारी करते हैं, तैयारी आपकी बिल्कुल बढ़िया हो। आप जब भी जाए मंच पर तो मंच का आपने संचालन करना चाहिए। आप संचालक, सूर्य जी आप बंद कीजिए, म्यूट कीजिए, आप संचालक हैं, तो आपने उस मंच पर आप जब खड़े हो तो आप दिखें, आपको लोग समझें, आपको लोग गुने और आपका लोग मनन करें। और वो सूत्र संचालन एक प्रवाहमान लयबद्ध तरीके से। गलतियां होती हैं, कार्यक्रमों में गलतियां नहीं होती है ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप इतने सारे लोग होते हैं तो कई बार इधर से उधर,
पर इधर से उधर को भी आपके शब्दों में पिरोकर आप कितना अच्छी तरह संभालते हैं, उसमें मुलामा कैसे लगाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है। तो चूंकि ये एक ही तरीके का कार्यक्रम था कि मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मुझसे सवाल करते तो मैं आपको बहुत सारी बातें और बताती कि कितने तरीकों के कार्यक्रम की कितने तरीके की कंपेयरिंग हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कुलकर्णी जी, मैं आधे घंटे से ज्यादा बोल गई हूँ। हाँ ठीक आहे, आधे घंटे से, तरीही हाँ, तुमचं ते आधे ऐकावंसंच घंटे से वाटतंय ज्यादा आहे. बोले हा बोला. ज्यादा बोल गई हूँ। तो चूंकि अब जो बात होती है कि जैसे मैं डिबेटर रही हूँ नागपुर विश्वविद्यालय की, तो डिबेटर होने के कारण शुरू तो मैंने किया था, तब पहले दिन तो मैं खड़ी भी नहीं रह पाई थी स्टेज पर धीरे धीरे लगन और जिद सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। यदि मुझ में जिद है, यदि मुझ में लगन है और मैं ऐसा कर गुजरूंगी, ये आत्मविश्वास है, तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसके त्या अनुषंगाने मग सगळं होत राहतं आणि करत असायला हवं असं मला वाटतं। तो उस जिद के बाद में फिर धीरे धीरे फिर हर एक विषयों पर बोलना, हर एक सब्जेक्ट पर बोलना। अब यदि कोई मुझे बिठा भी दे तो कोई एक विषय पर मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं आता होगा, पर आराम से 5-10 मिनट में बोल पाऊंगी, उसमें उक्तियां डालकर उसमें चीजों को। और ये सारी चीजें आनी चाहिए यदि आप अच्छे सूत्रधार या अच्छे मंच संचालक बनना चाहते हैं। नाटकों के सूत्रधार या किसी दो चीजों के सूत्रधार की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आप पूरे कार्यक्रम का संचालन, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, टीवी पर तो कई बार आने जाने वाले लोग होते हैं, रेडियो पर नहीं दिखाई देते हैं आपको, पर उस समय उनसे भी तारतम्य स्थापित करते हुए आप अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हैं। राज्यपालों के कार्यक्रम होते हैं, राष्ट्रपतियों के कार्यक्रम होते हैं, जहाँ पर हर वक्त हर चीज बदलती रहती है। तो वो आपको जब बताते हैं तो बताते समय यदि राज्यपाल जी अब संबोधित करेंगे, उसके पहले कोई बोल रहा है, उसके कुछ, तो उन सारी चीजों का तारतम्य जुड़ाना या उनको जोड़ना, तो ये जो सूत्रधार होता है ये जोड़ने का काम करता है। इसलिए हर चीज आप अपने आप से जोड़िए, आप साहित्य को अपने आप से जोड़िए, आप भाषा को अपने आप से जोड़िए, भाषा शैली को अपने आप से जोड़िए, आप सौजन्यशीलता को अपने आप से जोड़िए। और मैं तो ये कहूंगी कि जो एक अच्छा मन, आप में एक अच्छा मन होना चाहिए, आप में एक अच्छी सज्जनता होनी चाहिए, आप में किसी भी चीज को सुनने की अच्छी शक्ति होनी चाहिए। और जब आप धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाते जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो सूत्रधारिता या आपके व्यक्तित्व में वो प्रवाह अपने आप आते जाता है। और जब आप कहीं पर भी किसी भी चीज का जब संचालन करने के लिए उपस्थित होते हैं तो फिर वहां पर फिर आपका कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। ये बात मुख्य रूप से होती है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे, आपकी चतुराई, आपकी होशियारी, आपकी हर चीज फिर इसमें जुड़ती चली जाती है। चातुर्य यानी आपकी चाणाक्ष, मैं कौटिल्य बनने की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु हर चीज में चतुराई से आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, आपकी होशियारी, आपका समय स्फूर्तपना, समय पर आप क्या बोलेंगे, समय पर आपको किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब आप क्या दीजिएगा, ये भी आपको आना चाहिए। और कहते हैं कि जबान पे यदि सरस्वती बैठी हो और आपकी पत्रिका में गुरु पर दृष्टि हो तो फिर तो आप बोलने में माहिर हो ही जाते हैं। तो वैसे सोचिए अपने आप को और करने की कोशिश कीजिए। और ये कोई बहुत ही ज्यादा कठिन कार्य नहीं है, इसे जिंदगी का हिस्सा बनाइए। बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए हैं, हेलो डॉक्टर किया है, गुड मॉर्निंग नागपुर के बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं, उसमें छोटे बच्चे से लगाकर बड़ों तक से बात की है। तो छोटे से जब बात करेंगे तो उसी के उम्र का बन के बात कीजिए, कि उसके जैसा बन जाइए ना, क्या फर्क पड़ता है कि बेटा तुम ऐसा कह रहे थे। तो प्यारी प्यारी बातों से उसे अच्छी तरह बहलाइए, उसे अच्छी तरह बात कीजिए। कोई अच्छा स्पर्धा परीक्षा का जब पास होके आता है तो उसे, जिस स्पर्धा परीक्षा से पास होकर आया है, तो उतने ही लगन और स्फूर्ति से आप उसे बात कीजिए। युवाओं से जब बात करते हैं तो यस व्हाट्सएप आपने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। आपको समय के अनुसार अपने आप को ढालना आना चाहिए और समय के अनुसार अपने आप को लोगों के सामने प्रदर्शित करते आना चाहिए। स्पर्धा परीक्षा के जब बच्चे आते हैं, जब वो उतनी इससे बताते हैं कि मैंने यूपीएससी पास किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया और आगे चल के मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, तो उससे लोगों को कैसी प्रेरणा मिलती है। उससे हमारा तो पूरा ऑडियंस होता है ना, कि जो हमारे समक्ष है रेडियो पर या टीवी पर जो देखने वाला है, तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी, तो उसके अच्छे पहलू हम लोगों के समक्ष कैसे दे सकते हैं, इन सारी चीजों को लोगों के समक्ष रखना चाहिए। इसके पहले कि कुलकर्णी सर आप मुझे रोके, मैं रुक जाऊं? हाँ ठीक है मैडम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तो मैं लगातार बोलती रहूंगी, मुझे एक एक कार्यक्रम आते रहेंगे। तुम्हाला अजून 2 तासही श्रोते ऐकू शकतील, परंतु दयाशंकर जी आपली वाट पाहत आहे। हाँ, तो दया जी मेरे बाद हैं,
दयाशंकर तिवारी, वो भी आपको बहुत अच्छी बताएंगे, बहुत सुंदर अच्छा मंच संचालन करते हैं और जिनकी जबान पर सरस्वती निवास करती है, तो उनसे भी आप सुनेंगे। तो मैंने आपसे कहा लगन, विश्वास, आत्मविश्वास, पढ़ना, भाषा, लगातार इन चीजों को आत्मसात करिए, देखिए सफलता आपके कदमों में होगी। धन्यवाद। हेलो हेलो, नमस्कार। हेलो, बोला बोला। हाँ, श्रद्धा मॅडम, धन्यवाद, आमच्या निमंत्रणाचा आपण स्वीकार केला। तसं म्हटलं तर सूत्रसंचलनाच्या संदर्भात तुम्ही सांगितलेल्या मुद्द्यांवर मी बोलणार नाही, कारण प्रकाशजी त्याविषयी बोलले आणि काय करायला नको हे त्यांनी सांगितलं आणि आपण तसंच सूत्रसंचालन करण्याचा सहसा प्रयत्न करतो। परंतु एक गोष्ट मला राहवत नाही की जेव्हा जसं तुम्ही आता मार्गदर्शन करत होत्या, तुम्ही सूत्रसंचालन संदर्भात मार्गदर्शन करत होत्या आणि मला असं वाटत होतं की आता मी थोड्या वेळात मधुमालती कार्यक्रम किंवा बेला के फूल हे तुमचं झाल्यानंतर मी आता एक सुंदर एक गीत ऐकणार आहे, कारण